वेलकम टू थिंक IAS PCS। तो आज की वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी स्टेट PCS के प्रीलिम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइबल गवर्नेंस और प्रिजन रिफॉर्म्स। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमिंग ऑन टू द इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें इंडिया रशिया रिलेशंस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाजा में हुई पीस समिट, ये इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट हुआ है टेपा नाम से। आप अगर करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप सेपा जानते होंगे, ठीक है। उसी तरीके से टेपा एक है ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। ये इकोनॉमिक्स में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करा गया। नोबेल प्राइज, तो जो 2025 के नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, किस लिए उन्हें कौन सा प्राइज मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इस बुक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज द नोबेल प्राइज विनर्स, ठीक है। नाम और क्या क्या चीजें उन्होंने खोज करी है। PM धन धान्य कृषि योजना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारा मिशन है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है पल्सेस यानी कि दालों में, ठीक। फिर फिशरीज को लेकर के कुछ सब्सिडीज की बात हुई है, इंसेंटिव्स हैं, एनुअल सर्वेज हुए इंडस्ट्रीज में। सर्वेज हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये आपके जो टॉपिक्स है ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वायरमेंट में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, 10 ईयर्स हो गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे 2015 में आए थे, 2025 में इनको 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। सोशल इश्यूज की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें 2-3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यही है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोसैट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बट ये दोनों टॉपिक्स को हम छोड़ नहीं सकते, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कल्चर में श्री नारायण गुरु, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन एथिक्स, इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह ये सारी चीजें। तो हम आज का हमारा एजेंडा यही है कि हम इन चीजों को रिवाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में ही खत्म करते, नहीं तो एक पार्ट और बनेगा जिसमें अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स हो जाएंगे। देन जब नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स मैगजीन आएगी तो नवंबर करा देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड प्रिजन रिफॉर्म्स। एनसीआरबी ने रिलीज करी है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 रिपोर्ट। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो प्रिजन्स हैं, जो प्रिजन है, जो जेल है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। 7 शेड्यूल में हम लोग पढ़ते हैं कि सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जो स्टेट है ना वो शेड्यूल 7 में स्टेट सब्जेक्ट में आता है। सॉरी, जो प्रिजन है ना वो शेड्यूल 7 की स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। यूनियन मिनिस्ट्री जो है गाइडेंस और सपोर्ट इसको प्रोवाइड करती है। देन इंपॉर्टेंट आपको 2 जजमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो सुभाष चकमा ये रीसेंट का है, इस्टेब्लिश करता है कि ओपन प्रिजन्स होनी चाहिए, जैसे कि राजस्थान में रीसेंट में, जैसे ओवर क्राउडिंग ना हो सके, जेल में भीड़ भाड़ ज्यादा ना रह सके। हुसैन आरा खातून का जो केस है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोलता है कि जो स्पीडी ट्रायल है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि स्पीडी ट्रायल जो है वो राइट है हमारे अंडर आर्टिकल 21, और मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाए हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है, ठीक। जरूरत क्या है प्रिजन रिफॉर्म्स की, तो भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो अंडर ट्रायल्स ही हैं, उनको कन्विक्ट नहीं करा पाए हैं अभी तक। ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, वेकेंट है स्टाफ, इनएडिक्वेट है वुमेन की फैसिलिटीज, ठीक है, और स्टाफ की ट्रेनिंग भी बहुत ही ज्यादा पुअर है। यहाँ पे क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं इस चीज को जो है प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक मॉडल प्रिजन मैनुअल बना रही है, ठीक है, काम कर रही है उसके ऊपर। ई प्रिजन प्रोजेक्ट जो कि डिजिटल कर रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम कर रहा है, डिजिटल कर रहा है, जो प्रिजनर्स का डेटा है उनको। ये फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम, सारी चीजों के बारे में अगर मैं आपको क्रिस्प में समझाऊं तो बात यही है कि जो प्रिजन का जो डेटा है, ठीक है, जो कैदी है उनका जो डेटा है उनको डिजिटाइज करने की यहाँ पे बात हो रही है, उनका एक रिकॉर्ड रखने की बात हो रही है। फिर ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एनसीआरबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में। ओरिजिन कैसे होता है, किसके अंतर्गत काम करती है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ओरिजिन हो रहा है 1986 में, एक टंडन कमेटी बनती है उसके बेसिस पे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है।
क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 ये भी रिलीज कौन करता है? तो एनसीआरबी ही पब्लिश करती है एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। इसमें सारी चीजें के बारे में बात करी जाती है कि क्राइम बढ़ रहा है इंडिया में, कम हो रहा है, ये सारी चीजें। ओवरऑल क्राइम के बारे में बात करें तो क्राइम बढ़ा है इंडिया में, आपको क्राइम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, स्पेशली जो कॉग्निजेबल क्राइम है। देखो, दो तरह के क्राइम होते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल क्राइम होता है मतलब बहुत ही हीनियस टाइप का क्राइम होता है, मर्डर, रेप, ये सारी चीजें। नॉन कॉग्निजेबल क्राइम उस तरह का होता है मतलब छोटी मोटी कुछ भी ऐसे चोरी, छोटी मोटी मतलब पर्स चुरा लिया किसी का, दैट दीज आर द नॉन कॉग्निजेबल। बट कॉग्निजेबल के बारे में बात करें तो बहुत ही हीनियस टाइप का क्राइम होता है, इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। साइबर क्राइम में भी इंक्रीज है, क्राइम अगेंस्ट जो एसटी है उसमें भी इंक्रीज है, स्पेशली लिंक टू द मणिपुर एथनिक वायलेंस केस। अगेंस्ट चिल्ड्रन के अगेंस्ट में केस में भी आपको जो है इंक्रीमेंट ही मिला है। वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम में भी इंक्रीमेंट ही मिला है। तो ओवरऑल क्राइम की बात करें तो क्राइम में हर तरह का, चाहे वो वुमेन्स के अगेंस्ट हो, चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो, एसटी के अगेंस्ट हो, साइबर क्राइम हो, सब में इंक्रीमेंट ही आपको देखने को मिल रहा है। एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंट में कितने लोग की डेथ हो रही है, सुसाइड में क्या चीज़ है, सुसाइड में भी इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, और हाईएस्ट सुसाइड रेट आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जेंडर रेशियो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आईटी अमेंडमेंट रूल्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है मेतीजे, इन्हें प्रपोज करे कुछ अमेंडमेंट्स। अब ये रूल्स है, एक तो पहली बात आपको बता दो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए रूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, थोड़े बहुत कभी पूछ दे तो बात अलग है, बट रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे जब तक बिल, कोई एक्ट नहीं बन जाएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू द एक्ट। ठीक है, अगर कोई एक्ट न्यूज में है तो एक्ट से क्वेश्चन बनेगा, बिल से शायद क्वेश्चन ना बने। उसी तरह से रूल्स, रेगुलेशन, सर्वेज, इनसे कम क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट चांस है कि 5-6 साल में कभी एक बार सवाल बन जाए, बट आपको पता होना चाहिए इस तरह के कुछ रूल्स हैं जो मेती प्रपोज कर रहे हैं, अमेंडमेंट इनमें कर रही है। ठीक, क्यों करने की जरूरत पड़ी? ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें, साइबर क्राइम भी आपको पता है बढ़ रहा है। अब एआई का ज़माना है, तो जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उस पर लेबल तो होना चाहिए। कोई फोटो आपने बना दिया, अब किसी को पता ही नहीं है कि ये एआई के थ्रू बनी है, असली है, नकली है, कैसी है, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि दिस इमेजेस है एआई जनरेटेड। उस करीब तरह की बात हो रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लेबल होना चाहिए ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। मिस इन्फॉर्मेशन और जो डीप फेक, आपको पता है कि किसी की बॉडी है, किसी की शक्ल लगा दी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक, ये बात यहाँ पे कही गई है ओवरऑल इसके बारे में कि एआई जनरेटेड जो भी कंटेंट है इस अमेंडमेंट के थ्रू, एआई जनरेटेड जो भी कंटेंट है उसमें लेबल होना चाहिए। इनिशिएटिव्स देख लीजिए डीप फेक को लेकर के टैकल करने के लिए, तो ईसीआई जो एडवाइजरी है कि एआई ऑल्टर्ड कैंपेन कंटेंट, एआई जनरेटेड लेबल इस तरह का लगाएं एंड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स वगैरह बनाएं ताकि जो अनलॉफुल डीप फेक कंटेंट है उसे हटाया जा सके। रेगुलेशन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हुआ क्या, रिसेंट में एक कफ सिरप में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो सही नहीं थी, जिससे काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई। ठीक है, आपने न्यूज़ में डेफिनेटली पढ़ा होगा, काफ़ी बच्चों की जो है डेथ हुई यहाँ पे। WHO ने कंसर्न रेज करा है कि ओवरऑल जो गैप्स है इंडिया की ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस में, जब 20 चिल्ड्रन की डेथ हो गई कंटामिनेटेड कफ सिरप को पीने के बाद। ठीक, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया की क्या स्टेटस है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो ग्लोबली इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और 14th है बाय लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। मार्केट वैल्यू की बात करें तो $50 बिलियन जो है मार्केट वैल्यू है। सप्लाई इंडिया 20% सप्लाई करता है वर्ल्ड को जेनरिक मेडिसिन का। न्यूज में है 3 कफ सिरप, कोल्ड ड्रिफ, रेसिपी फ्रेश एंड रीलाइफ, ये सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम है जो ब्रैकेट में, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940, क्योंकि एक्ट ऑफ 1940 का है, तो ये रेगुलेट करता है इंपोर्ट, जो मैन्युफैक्चर, सेल, जो भी फार्मास्यूटिक जो इंडिया में है फार्मा, उनको लेकर के। फिर ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इसमें खास कुछ इतना नहीं है, होता तो मैं डेफिनेटली बता देती आपको। ट्राइबल गवर्नेंस, रिसेंट में 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस और जो तोलाज है उनको अडॉप्ट करा गया है अंडर द ट्राइबल विलेज विजन 2030 के लिए, उसको डिक्लेरेशन। क्यों, मैंने आपको लास्ट मैगजीन में, जो मैंने सितंबर मंथ की मैगजीन पढ़ाई, तो मैंने आदि कर्म योगी अभियान के बारे में आपको बताया था, उसमें बात लिखी गई थी। ठीक है, कि ये ट्राइबल प्रोग्राम से रिलेटेड है, ट्राइबल पीपल से रिलेटेड है।
2030 तक डिक्लेरेशन टाइम पीरियड यू शुड नो कि 2030 तक है। विलेज लेवल प्रायोरिटीज़ है कि विलेजेस को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, आदि सेवा केंद्र बनाए जाएंगे, सिंगल विंडो सेंटर होंगे ये। अब आदि कर्म योगी अभियान के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। आपको लग रहा है मैं जल्दी हूँ, थोड़ा स्लो पढ़ा देते हैं। नेशनल इनिशिएटिव है कि हमें ट्राइबल लीडरशिप और जो गवर्नेंस है उसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, बेसिकली कभी भी आपको पता चले तो जो आदि कर्म योगी अभियान है दैट इज रिलेटेड टू द ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, 11 करोड़ सिटीजन्स है जो 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो ट्राइबल मिशन के अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल मिशन है, एक तरह से बात करी जाए इसके बारे में तो। ठीक, 3 पिलर्स है इसके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 पिलर्स पे सिचुएटेड है, एक तरह से 3 पिलर्स पे बसा हुआ है ये आदि कर्म योगी अभियान जो है। आदि कर्म योगी, आदि सहयोगी और आदि साथी, 3 पिलर है इसकी। ठीक, 3 पिलर्स है। ट्राइबल गवर्नेंस के कंटेस्ट में बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 1919 इंश्योर करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शेड्यूल ट्राइब्स का। पैसा एक्ट, ये तो आपको पता ही है। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। अब बात करी जाए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है तो 5th एंड 6th शेड्यूल के बारे में। 5th शेड्यूल और 5th 6th शेड्यूल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। जो 6th शेड्यूल है उसमें 4 स्टेट्स ही आते हैं बस, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो ट्राइबल पीपल है वो इन्हीं 4 स्टेट्स में है, तो बाकी जितने भी ट्राइबल पीपल रहते हैं वो सारे स्टेट्स 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। ट्राइब्स हर स्टेट में रहती हैं अधिकतर। ठीक, तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड आउट कर लेना, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स की बात कर ले तो भाई ऑनलाइन गेमिंग वगैरह को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बात हो रही है, उनको चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो भी मनी गेम्स है जैसे पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम उनको बैन करने की यहाँ पे बात हो रही है। पोस्टल बैलेट, भाई जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में हैं, जो लोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट के लिए सिस्टम जो है। ठीक है, हम लोग तो जाकर के जो भी पोलिंग बूथ्स होते हैं वहाँ पे जाकर के अपने वोट दे आते हैं, बट वो लोग नहीं आ पाते, तो इसीलिए जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं, CAPF में है, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में है, गवर्नमेंट स्टाफ है जो अब्रॉड पोस्टेड है, उनको एक फैसिलिटी दी गई है कि वो जाकर के पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट दे सकते हैं। और जो पर्सन 85 ईयर्स के अबव है उनको डिसेबिलिटी है। ठीक है, और स्पेशल वोटर्स जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स और ये सारे लोग जो हैं ये जाकर के पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट दे सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, चलिए। एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज तो राइज हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज में। ठीक, क्यों? अभी आपने अमेरिका के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, USA के बारे में, तो H1B जो वीज़ा था उसकी फीस जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था। जापान की जो उसने पार्टी थी उसने इमिग्रेशन को बोला कि साइलेंट इन्वेजन है एक तरह से। ठीक, कॉजेज क्या है इसके? इकोनॉमिक कॉजेज तो हैं। ठीक, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में अगर मैं आपसे इसमें कुछ भी पूछूं तो आप खुद सोच करके देखो कभी कि अगर आपको मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूं तो बाबा इससे क्वेश्चन बनेगा कैसे। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, XYZ टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको उसमें से ये सोचना है, आप स्टूडेंट हो, आप एस्पिरेंट हो, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके एग्जामिनर बनना है और ये सोचना है कि मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ। भाई एग्जामिनर इसमें सवाल कैसे बनाएगा, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं इस टॉपिक से? MCQ तो बनेगा ही, मतलब मैचिंग में बन सकता है, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन कैसे बन सकता है। ठीक, तो ये बात आपको देखनी इंपॉर्टेंट है। इंडिया अफगान रिलेशंस जो स्टार्टेड, दोबारा से हम रीसेट कर रहे हैं टाइज को। तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे, बातचीत हुई हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, तो क्या क्या चीज़ें निकली। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जो ट्रैवल एक्सपेंशन जो एग्जेम्पशन की बात करी जा रही है, पहली बात तो ये फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल है जब से तालिबान ने टेक ओवर करा है यहाँ पे। UPSC हो, स्टेट PCS हो, अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पूछे गए थे 2021 की। अगर मैं आपको बात बताऊं 2021 में अगर आपने पेपर दिया हो तो अफगानिस्तान से सवाल बने हैं अधिकतर पेपरों में जो भी इंडिया में हुए हैं। बॉर्डर्स पूछे गए थे कि कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान कौन कौन सी और कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, तुरंत कमेंट में लिखो। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विजिट के आउटकम्स क्या क्या निकले? भाई टेक्निकल मिशन था काबुल में, जो कि हम एम्बेसी जो हमारी क्लोज हो गई थी, ठीक है, उसे अपग्रेड कर रहे थे। क्लोज क्या हो गई थी, मतलब जब तालिबान आया तो थोड़ा सा स्लो चीज़ें थी, वहाँ से हम लोग ने इवैक्यूएट कर रहे थे हम लोग अपने लोगों को। एक एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है कि इंडिया अफगानिस्तान के बीच में एक एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा यहाँ पे एक बीच में बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, दैट इज पाकिस्तान, तो वो बीच सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे बीच में, हमारे बीच में, तो हमको फ्लाइट ही बनाना पड़ेगा, एयर भी फ्रेट कॉरिडोर ही बनाना पड़ेगा। इंडिया का इंटरेस्ट क्यों है अफगानिस्तान में? पहली बात तो अफगानिस्तान जो सेफ गार्ड करना चाहते हैं हम लोग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, कि अफगानिस्तान जो है, जो अलकायदा जैसे सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको बचा सकें ताकि हम
इसे कुछ टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें अगर हम वहाँ पे करेंगे, टेक्निकल मिशंस लेकर के जाएंगे, तो शायद चीज़ें और बेटर पोजीशन में होंगी। पाकिस्तान का जो इंटरवेंशन है अफगानिस्तान में, उसको तो भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक। और चेकिंग चाइना भी को भी हम चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि चाइना तो इंटरफेयर करता ही है यहाँ पे हमेशा से ही। ग्लोबल रीजनल पर्सपेक्टिव्स की बात करें, ग्लोबल और रीजनल पर्सपेक्टिव्स की, तो मॉस्को फॉर्मेट यूनिटी इंडिया ज्वाइन करता है 7th मॉस्को फॉर्मेट, ठीक। तो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी को लेकर के क्रूशियल है हमारी रीजनल सिक्योरिटी को, ये बात हम लोग करते हैं। रशिया रिकॉग्नाइज करता है इस्लामिक एमिरेट है, बूस्ट कर रहा है तालिबान लेजिटिमेसी को। यूएस स्ट्रैटेजिक पोस्चर है, यूएस साइन करता है रिन्यूड इंटरेस्ट इन बग्राम एयरबेस। यू शुड नो वेयर इज द बग्राम एयरबेस, इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, ठीक है। चाइना के तो इनिशिएटिव आपको पता है, वो तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया और रशिया के बीच में सिल्वर जुबली सेलिब्रेट हो रही है, 25th एनिवर्सरी है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए। डिक्लेरेशन जो है उसको साइन करा गया था 2000 में, ठीक है। 25 ईयर्स अभी कंप्लीट हो गए। एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं ताकि इंडिया और रशिया के बीच में कोऑपरेशन, जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है। और अभी रिसेंट में पुतिन जी भारत में, ठीक है, भारत में यात्रा कर रहे हैं, भारत की यात्रा पे आए हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं। इंपॉर्टेंट है रशिया हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है पुतिन हमारे लिए, ठीक। सोशल जो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, डिफेंस एंड कल्चरल फील्ड्स में लेकर के कोर पिलर्स क्या है इंडिया रशिया पार्टनरशिप के, पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है। अब कुछ एनुअल समिट्स है, जैसे 2+2 डायलॉग, दो मिनिस्टर वहाँ के, 2 मिनिस्टर यहाँ के डायलॉग करते हैं, उनके बीच में वार्तालाप होती है। कोऑर्डिनेट करते हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, G20 में, ब्रिक्स में और एससीओ में। इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट, एससीओ इज इंपॉर्टेंट, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंपॉर्टेंट। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में, हाँ, इंडिया देखिए सपोर्ट करता है हमेशा, बट चाइना अपनी वीटो पावर का यूज़ करते, जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। रशिया हमेशा साथ देता है कि जो है इंडिया को एक परमानेंट सीट दी जाए, बट देयर इज अ गुड दिस, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। जॉइंट है हमारा, ठीक है, जॉइंट डेवलपमेंट है ब्रह्मोस, जैसे कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी के सेक्टर में कर रहे हैं। रशिया जो है इंडिया का टॉप आर्म सप्लायर है, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे लेवल पे जो आर्म्स है उनको सप्लाई करता है। इंद्र और एविया इंद्र, ये हम एक्सरसाइज करते हैं रशिया के साथ। एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो रशिया जो है इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है, ठीक है। लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर कौन है इंडिया का, दैट इज रशिया। और डिस्काउंटेड रेट पे भी हमें ऑयल बेचते हैं, ठीक। चलिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। टाइमलाइन की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो आज की बात नहीं है कि रशिया हमारा इतना अच्छा साथी, इतना अच्छा दोस्त बन के सामने आता है, बट बहुत पुरानी बात है। 1947 से जब भारत आज़ाद होता है तब से ही स्टैब्लिश हो गए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस। फिर 1975 में आर्यभट्ट एक सैटेलाइट लॉन्च करा था इंडिया ने, तो सोवियत यूनियन के हेल्प से करा था, सोयूज व्हीकल से। फिर कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इनके एग्रीमेंट से ही बनता है। क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है? यूपीपीसीएस ने यहाँ से सवाल पूछा है, तमिलनाडु, केरला, कहाँ पे? ट्रीटी हो गई बिटवीन इंडिया एंड रशिया, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की। देन प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मिल जाती 2010 में। देन 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होने लगता है, ठीक, गुड। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बट अब आगे आने वाले जो करंट अफेयर्स होंगे ना, 1 नवंबर के, दिसंबर के, उनमें जो अपग्रेडेड वर्जन आएगा वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चैलेंजेस तो हैं ही, चैलेंजेस तो हर चीज़ में होते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा रिसेंट में जो रुपया है वो डाउन जा रहा है। इंडिया बैलेंस कैसे कर रहा है रशिया और यूएसए को, क्योंकि भाई देखो ये 2 ब्लॉक्स है एक तरह से, इधर आपको रशिया देखने को मिलेगा तो इधर यूएसए, और इन दोनों के आपस में बनती नहीं है, ठीक है। तो हमें दोनों की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमें दोनों को ही चीज़ों को देखना पड़ता है। गाजा पीस समिट, ये है इजराइल, कंसिडर इजराइल नहीं, कंसिडरिंग दिस इज इजराइल। ये है गाजा, ये है फलस्तीन, वेस्ट बैंक फलस्तीन, ये है इजराइल, ये है गाजा। तो यूएस और इजिप्ट ने को होस्ट करी है गाजा पीस समिट, कहाँ पे? शर्म अल शेख में। कहाँ पे? शर्म अल शेख में, ताकि हम जो गाजा है और जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है जो हमेशा ही किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहता है, वहाँ पे थोड़ी सी शांति ला सके। यूएस ने 20 पॉइंट पीस प्लान जो है बनाया है। यूएस, इजिप्ट, कतार और टर्की है, उन्होंने की डिस्प्यूट्स जो है इनके बीच में हो रहे हैं उसे आराम से शांति से सुलझाया जा सके, किसी तरीके की फोर्स की जरूरत ना पड़े। हमास डिसआर्मामेंट की बात हो रही है, इंटेंशनली जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है गाजा में। फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया पैलेस्टीनियन का, ठीक है, इजराइल। अब आपको यहाँ पे एक स्टोरी समझनी चाहिए जो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी जब मैं मैपिंग पढ़ाऊंगी कि भाई ये लड़ाई जो है ये चालू कैसे होती है।
ठीक है, ये कैसे बनता है और क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, क्या यहाँ पे डेड सी है, कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इजिप्ट है, सीरिया, लेबनान, ये सारी, और यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड्स, वाई अब्राहम अकॉर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मलाइज करना चाहते हैं रिलेशंस बिटवीन द इजराइल एंड द अरब स्टेट्स, जो भी अरब स्टेट्स हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल और जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है दैट इज इंपॉर्टेंट। अब भाई पीस हो रहा है तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें तो यहाँ देखने को मिलेंगी ही। ठीक, तो रीजनल प्रॉस्पेरिटी होगी। अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो वाइडन करेगा रीजनल स्टेबिलिटी को, एंड ग्लोबल ट्रेड अच्छे खासे लेवल पे अच्छा पहुंचेगा। टारगेट है कि 580 मिलियन तक पहुंचना चाहिए 2030 तक। इंडिया का स्टांस कैसा है पैलेस्टीनियन इशू को लेकर के, तो ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मैप में देखो, ये मैं बता रही थी ऐसे करके, ऐसे ये है गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पे एक स्ट्रिप है पतली सी यहाँ पे जो इजिप्ट को बॉर्डर करती है, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आपको वाटर बॉडी देखने को मिल जाती है। जो वेस्ट बैंक है दैट इज दिस इज द वेस्ट बैंक, ये एक लैंड लॉक्ड एरिया है। ठीक है, जॉर्डन और इसराइल के बीच में, कि इजरायली कंट्रोल पैलेस्टीनियन कंट्रोल शेयर्ड जोन्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। गोलन हाइट्स एक प्लेट्यू है जो जॉर्डन रिवर और सी ऑफ गैलिली के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन द इजराइल एंड द सीरिया, इजराइल और सीरिया के, यहाँ पे सीरिया है और यहाँ पे आपको गोलन हाइट्स देखने को मिलेगा। सिनाई पेनिनसुला, दिस इज द पेनिनसुला, यहाँ आपको गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिलेगा जो ज्वाइन करता है रेड सी से। स्वेज कैनाल भी आपको यहीं देखने को मिलती है। जेरूसलम की एक हिस्टोरिक सिटी है, इजरायली कंट्रोल में है ये, और सेक्रेड है जूइश पीपल को लेकर के, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के लिए भी एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा की बात करी जाए यहाँ पे तो टेपा, ठीक, ये एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ट्रेड को लेकर के। इसे 10 मार्च 2024 को साइन कर लिया गया था, बट इफेक्ट में कब से आता है तो ये 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्ट में आता है। ये EFTA, ये क्या है? ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें कौन कौन से मेंबर नेशंस हैं उनको समझते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्टेब्लिश करा गया था 1960 में, ताकि फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ग्लोबली ये सारे नेशंस कर सकते हैं। मेंबर है इसके आइसलैंड, लिंचेस्टन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। कौन? आइसलैंड, लिंचेस्टन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। क्या आप सोच सकते हो कि आज सवाल बन सकता है? ऑब्वियसली बन सकता है, आपको एक गलत नेशन दे करके यहाँ से पूछ देगा विच इज नॉट द मेंबर। इकोनॉमिक पॉपुलेशन यहाँ के 13 मिलियन पीपल हैं। आप इंडिया EFTA रिलेशंस, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EFTA का। स्विट्जरलैंड लीड करता है ट्रेड इंडिया के साथ और फॉलोड बाय नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे अब यहाँ पे कंट्री आपको मेंबर नेशन देखने को मिल रहा है। ये इन्वेस्ट करेगा $100 100 बिलियन इंडिया में। कितना? 100 बिलियन इंडिया में ओवर द 15 ईयर्स। ठीक है, ताकि 1 मिलियन जॉब्स, डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको भी टैकल करने की बात यहाँ पे होगी ही, क्योंकि जॉब्स यहाँ पे बढ़ेंगी। फिर मार्केट एक्सेस भी बढ़ेगा। ठीक है, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है वो मशीनरी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्विस मोबिलिटी, ठीक है, रिकॉग्निशन मिलेगा। फिर सस्टेनेबिलिटी और ईज ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगी। ठीक है, ताकि ईजिली जो है ट्रेड हो पाएगा। इशूज़ भी हैं, लिमिट है बेनिफिट्स है इंडिया को लेकर के, लो टैरिफ रेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, इशूज़ आपको देखने को मिलता है। ये EFTA वाली जो कंट्रीज हैं दीज आर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टन। आप बॉर्डर में देखो, सॉरी मैप में देखो, दिस इज स्विट्जरलैंड। चलिए, इंडिया आसियान रिलेशनशिप की बात करी जाए तो 47th आसियान समिट हुआ है। कहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, कुआलालंपुर मलेशिया में। कहाँ पे? कुआलालंपुर मलेशिया में। समिट ट्वाइस अ ईयर होती है और बाय द चेयर कंट्री में जो है होस्ट करते हैं इसे। इतना ही आपको याद रखना है। इसकी थीम आपको देखनी है। 2026 डिक्लेयर करा गया है ईयर ऑफ मेरीटाइम कॉर्पोरेशन। क्या 2026 को डिक्लेयर करा गया है ईयर ऑफ मेरीटाइम कॉर्पोरेशन? ठीक। इंडिया यूनाइटेड किंगडम, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंट्रीज के साथ। देखो, एक बात आपको साफ समझ आनी चाहिए। कंसिडर करना, इंडिया से कोई गरीब देश है तो हम जाकर के उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, हम जाकर के उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसको सहायता देंगे, उसको सारी चीज़ें मदद करेंगे। कोई हम अपने से अमीर कंट्री में जाते हैं, अपने से अमीर कंट्री में जाते हैं, UK गए, अमेरिका से, वैसे कुछ बोरो करेंगे, वो हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। हम उससे मांगेंगे कुछ, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड करेंगे कि आप इन्वेस्ट करो, आपको इतना प्रॉफिट देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। इंडिया और UK ने रिलीज करा एक जॉइंट स्टेटमेंट जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड भारत आए थे। ठीक, क्या कोई मुझे नाम बता सकता है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड और कब आए थे? टेक्नोलॉजी को लेकर के, ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट, डिफेंस सेक्टर में कि इंडो पैसिफिक जो ओशन रीजन्स हैं वहाँ पे हम किस तरह से अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर्स को बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन को, गिफ्ट सिटी कैंपस बना रहे हैं, कहाँ? गुजरात में। न्यू स्ट्रैटेजिक EU इंडिया एजेंडा,
ठीक है। यूरोपियन काउंसिल जो है उसने अप्रूव कर दिया EU इंडिया स्ट्रैटेजिक एजेंडा, जो आइडेंटिफाई करेंगे 5 प्रायोरिटी पिलर्स। अब 5 प्रायोरिटी पिलर्स कौन कौन से ये देख लो। प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज, इनेबलर्स। ठीक। इंडिया EU के रिलेशंस की बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1962 में आ गए थे, बट अपग्रेड करा गया था इनको 2004 में। बायलैटरल ट्रेड जो है गुड्स में इतना यूरो तक पहुंच गया था। FDI, ठीक है, FDI इनफ्लोज टोटल इतने हो गए थे, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आ सकते कभी कभी क्वेश्चन बनता है। 10th एनिवर्सरी है, ठीक है, 2 कंट्रीज इंडिया मंगोलिया, किसकी 10th एनिवर्सरी है इंडिया और मंगोलिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। तो ये है मंगोलिया, कैपिटल इज उलान बटार। कमिटमेंट है कि मंगोल ऑयल रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया जो है इतना लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, कितना $1.7 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है मंगोलिया को देगा। कल्चर की बात करें तो MOU साइन हुआ है बिटवीन लद्दाख काउंसिल एंड द मंगोलिया, ये जो प्रोविंस है वहाँ का, कौन सा, अरखानगाई प्रोविंस के बीच में। स्पिरिचुअलिटी की बात करी जाए यहाँ पे तो इंडिया टू सेंड बुद्धा रिलिक्स डिजिटाइज करेंगे 1 मिलियन बुद्धिस्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको, नालंदा, जैसे कि नालंदा और जो गंदर मोनेस्ट्री है वहाँ पे। सिग्निफिकेंस बाय स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मंगोलिया। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे कि फ्री ओपन रूल बेस, ये सारे इंडो पैसिफिक रीजन में। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो मंगोलिया आपको लैंडलॉर्ड कंट्री दिख रही है यहाँ पे, ऊपर रशिया, नीचे चाइना, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, और ये 2 ही कंट्रीज के अंदर है। क्या मैं सही बोल रही हूँ आपको ये? ठीक है, आप लोग तुरंत जाओ, यहाँ पे मैं आपको समझ नहीं आ रहा, तुरंत जाओ मंगोलिया को मैप में देखो अपने, तुरंत मंगोलिया इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ऊपर से रशिया है, नीचे से चाइना, और कोई कंट्री देखो, यहाँ से पूरा चाइना है, यहाँ से पूरा रशिया है, ठीक है, इधर बॉर्डर नहीं कर रहे हैं, बट आपको तुरंत गूगल पे जाओ, बॉर्डर चेक करके आओ इसके। सेवेला फोरम ऑन डेप्ट लॉन्च, ये जो फोरम है उसको लॉन्च करा गया है 16 सेशन जब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे हुआ। ठीक है, 16 सेशन था, खास कुछ नहीं इतना। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का 16 सेशन था जिसमें एक फोरम को लॉन्च करा जिसका नाम है सेवेला फोरम। अब क्या है ये, कौन लेड कर रहा है? तो स्पेन लेड कर रहा है। कौन? स्पेन लेड कर रहा है, इसे सपोर्ट कर रहा है अनकटाड और UN देसा। कौन सपोर्ट कर रहा है? अनकटाड और UN देसा। पर्पस क्या है भाई? जो क्रेडिटर्स हैं, जो बोरोवर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे। ठीक, ये काम इनका ये है। डेब्ट क्राइसिस जो है, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। इसका कमिटमेंट इतना है कि इतना ट्रिलियन SDG फाइनेंशियल गैप को एम करने की बात कर रहे हैं। प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट, रशिया का जो लोअर हाउस है उसने अप्रूव कर दिया है कि हम इतना जो प्लूटोनियम मैनेजमेंट और डिस्पोजिशन एग्रीमेंट है विद US कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, दोनों आपस में कर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है एज अनअपोज्ड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द 7th टाइम। ठीक है, 2026 से लेकर के 28 तक। बस ये UN की एक बॉडी है जो प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स हैं उनको। कुछ कन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं न्यूज में, उनको एक बार देख लेते हैं। मैं आपको प्रीलिम्स से पहले डेफिनेटली जब PT 365 पढ़ाऊंगी और अलग से मैं आपको प्लेसेस एंड न्यूज भी करा दूंगी, क्योंकि वहां से सवाल बनते हैं। म्यांमार का सागियांग रीजन, ठीक है, म्यांमार का जो सागियांग रीजन है, आप मैप में देखो, जूम करते हैं इसको यहाँ पे, ये जो सागियांग रीजन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है, क्यों ओवर अ मिलियन रोहिंग्या मुस्लिम्स फ्रॉम म्यांमार, ये रिफ्यूजी बन के रहते हैं बांग्लादेश में। कहाँ रहते हैं? बांग्लादेश में रिफ्यूजी बन के रहते हैं, जिनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, प्रॉब्लम फेस करते हैं। लोकेशन ऑफ बॉर्डर्स की बात करें तो एक नॉर्थ वेस्टर्न मेनलैंड है जो साउथ ईस्ट एशिया में है, बॉर्डर करता है चाइना को, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश को, इंडिया को। इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वो देख लो, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। वाटर बॉडीज है अंडमान सी। टोपोग्राफी, रखाइन माउंटेन्स आपका देखने को मिलता है। कौन सा? रखाइन माउंटेन्स, शान प्लाट्यू, ठीक है, शान प्लाट्यू और डॉना रेंज। ठीक, माउंटेन्स यहाँ पे आपको हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट हकाबचो, ठीक है, हकाकबो रासी यहाँ देखने को मिलता है। रिवर्स जो इरावदी है, चिंदविन है, सितागोंग, ये सारी रिवर्स है। मेडागास्कर इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर है। देखो लोकेशन की बात करी जाए तो ये आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। इसकी कैपिटल है आनंतरारिवो, ऐसी करके कुछ कैपिटल है। ठीक है, यही प्रोनाउंसिएशन है, शायद गलत हो सकती हूँ मैं, बट यही है। ठीक है, कैपिटल यही है। इंडियन ओशन में है, मॉरिशस के पास में है, जो ऑर्जरीन आइलैंड है फ्रांस का, वहाँ पे।
इंपॉर्टेंट क्यों है? एंटी गवर्नमेंट को जेन-ज़ी प्रोटेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं और जो गवर्नमेंट का कोलैप्स आपको मेडागास्कर में देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की। इंपॉर्टेंट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे रिलीज करा गया है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव्स के थ्रू। देखो, ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन सी बॉडी से रिलीज करी। तो दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं यहाँ पे, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव। ठीक, ये बता रहे हैं कि जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो 1.1 बिलियन पीपल अप्रॉक्स, जो 18.3% अक्रॉस 109 कंट्रीज हैं, वो अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। अब क्या क्या चीज़ों के बेसिस पे, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि कौन कितना अफेक्टेड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि 3 डायमेंशंस पे यहाँ पे बात हो रही है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। ठीक है, याद रखना है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कुकिंग और सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस की थी। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। चलिए, 10 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, जैसे 2 एडिशनल है, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट्स। अगर हम नीति आयोग के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। देखो, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस की बात करें तो ये मिला किसे? तो जोएल मॉक्यूर, फिलिप एगियन और पीटर होविट। कौन? जोएल मॉक्यूर, फिलिप एगियन और पीटर होविट को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ये बात कर रहे हैं इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, वेरी गुड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, बट उसमें इन्वेंशन, कुछ ना कुछ इनोवेशन जो है, सॉरी नॉट इन्वेंशन, इनोवेशन जो है वो लगातार होना चाहिए और ये ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1968 में होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया के बारे में बात करें तो फर्स्ट रेसिपेंट जो है वो ये थे, बट इंडिया में बात करें 1998 में अमर्त्य सेन, इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी के लिए प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। जॉइन मॉक्यूर, जो जोएल मॉक्यूर है, इनको 3 प्रीरिक्विजिट बता रहे हैं कि सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक जॉइंट एवोल्यूशन होना चाहिए साइंस और टेक में, मैकेनिकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, एक सोसाइटी होनी चाहिए जो चेंज के लिए ओपन हो। ठीक है, सोसाइटी जो बदलाव है उसके लिए तैयार हो। फिलिप एगियन और पीटर होविट को थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये बड़ा, जब नोबेल प्राइज मिला था अक्टूबर में, तब मैंने भी खुद ने वीडियो बनाया था नोबेल प्राइज के लिए लेकर के। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मैंने वहां पे भी समझाया था, यहाँ पे एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक प्रोसेस है, क्या क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है कि अगर हमें नए और बेटर प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर कराना है तो जो ओल्ड और जो बेकार प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बेकार क्या, जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑब्सोलीट हैं, आज के ज़माने में स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पीछे हटना ही पड़ेगा, बैकआउट होना ही पड़ेगा। एक प्रोसेस है बस ये। ठीक है, आपको इतना समझना है कि अगर एक नई चीज़ आ रही है, अब देखो, आप खुद सोच करके देखो, पहले के टाइम पे कीपैड वाला मोबाइल आता था, नोकिया, फिर धीरे धीरे हम लोग टच स्क्रीन पे शिफ्ट हुए। ठीक है, टच स्क्रीन आने लगा, स्लाइड वाले मोबाइल आने लगे अलग अलग तरह से। उसके बाद आज आप एंड्रॉइड देख रहे हो, iOS देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है? डिस्ट्रक्ट हो गए ना एक तरीके से। आज तो मार्केट में बहुत ही कम मिलते हैं कीपैड वाले मोबाइल, मिलते हैं बट बहुत ही कम। तो क्यों? आज एंड्रॉइड ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है, और प्राइस भी ज़्यादा वेरी नहीं करता है। मतलब आजकल जो एंड्रॉइड मोबाइल अगर आप खरीदने जाओ तो आपको अच्छे सही रेट में मतलब मिल जाता है मार्केट में। भाई अब सैमसंग खरीद लो, MI खरीद लो, डिफरेंस है। ठीक है, तो चीज़ें हैं बट आपको एक रेट पे मिल जाता है। तो बट ये कीपैड वाले मोबाइल तो आपको नहीं देखने को मिल रहे ना। अब अगर किसी के पास आज के टाइम पे 10,000 रुपए है तो वो एक एंड्रॉइड मोबाइल खरीदेगा या कीपैड पे शिफ्ट करेगा? तो ये है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जो कंपनीज हैं वो इंसेंटिवाइज करती हैं कि इन्वेस्ट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रोल क्या है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का? तो इनोवेशन है। आपको ठीक है, ये सारी चीज़ें, इनोवेशन है, रीएलोकेशन रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि किसने इसको प्रपोंड करा, थ्योरी किसने? तो फिलिप एगियन और पीटर होविट ने। बस ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। पीएम धन धान्य कृषि योजना, इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी भी लॉन्च हुई है पीएम धन धान्य कृषि योजना इनिशिएटिव। इसको यूनियन बजट जो था 2025-26 का, जब मैंने आपको बजट भी पढ़ाया था तभी मैंने आपको ये बताया था। इंस्पिरेशन है नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए। 1.7 करोड़ फार्मर्स को इससे हेल्प मिलेगी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ही आता है। टाइम पीरियड आपको डेफिनेटली, कोई भी पॉलिसी आती है, कोई इनिशिएटिव है तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। दैट इज द 6 ईयर्स। अधिकतर जो पॉलिसी होती है उसकी 5 ईयर टाइम होता है, दैट इसका 6 ईयर है, इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। तो
द टाइम पीरियड इज 6 years। बेनिफिट क्या होगा, तो क्रॉप यील्ड्स बढ़ेगी, जो HYV सीड्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उससे आउटपुट जो है इंक्रीज होगा ही होगा। फाइनेंशियल एड भी मिलेगी, जो फार्मर्स हैं उनको स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाएंगी। इरिगेशन, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है, ताकि इससे पानी वेस्ट ना हो, ताकि 30-50% तक हम लोग जो है पानी उससे बचा सकें। मार्केट का एक्सेस मिलेगा, मॉडर्न स्किल सीखेंगे, ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और मैकेनाइजेशन भी इंक्रीज होगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, उसके लिए हमें पल्सेस जो दालें हैं उनमें भी आत्मनिर्भरता लानी पड़ेगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन दालों के लिए। तो ये भी 6 साल का एक मिशन है, ठीक है। बूस्ट करना है हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो लेंटिल्स हैं, दाल बोलते हैं जिन्हें, उनके लिए। आउटले आप एक बार चेकआउट करो, 11,440 करोड़ रुपीज़ है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्रॉप्स इनमें फोकस कौन कौन से हैं, तो तूर यानी अरहर की दाल जो है, जो इसको पिजन पी भी बोलते हैं, उड़द दाल, ब्लैक ग्राम, मसूर दाल, रेड लेंटिल, ठीक है। हम लोग को तो दालों के नाम भी पता है कि अरहर दाल है, येलो दाल है, पिंक दाल नहीं, धोली मसूर, काली मसूर और अरहर दाल, के सारे नाम होते हैं। तो दालों के नाम एटलीस्ट सबको पता होने चाहिए। बट आजकल के तो टाइम पे आपको पता ही है, ब्लैक दाल बना देना मम्मी, काली मसूर नहीं, ब्लैक दाल बना देना, सारी चीज़ें। तो ब्लैक ग्राम है उड़द दाल, पिजन पीज अरहर या फिर तूर, और मसूर और यानी कि रेड लेंटिल, ठीक। हाई यील्डिंग जो भी क्रॉप्स हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस सीड्स हैं, उनको मिलेगा। अब प्रोक्योरमेंट की बात करी जाए तो 100% प्रोक्योरमेंट तूर, उड़द और जो मसूर है उसको MSP पे दिया जाएगा अंडर द PM आशा मिशन, जो हमारा है स्कीम। पल्सेस के प्रोडक्शन के स्टेटस क्या है इंडिया में, तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंजम्पशन एंड इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। क्यों, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग कंज्यूम भी कर जाते हैं, और जब कंज्यूम कर जाते हैं तो हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है पल्सेस। तो अभी हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पल्सेस को, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आत्मनिर्भर हम पूरी तरह से नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है, हम खुद में आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करनी पड़ जा रही है पल्सेस को। प्रोड्यूस करते हैं हम खुद, बनाते हैं यहाँ पे, पैदा मतलब उगाते हैं दाल को, कंज्यूम भी कर जाते हैं। मतलब ये सोचो, आपने उगाया, खा गए आप, खत्म हो गया खा के, फिर आपको दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ा, किसी और से लेना पड़ा, तो ये कंडीशन है। टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, देन है राजस्थान। उत्तर प्रदेश यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान से देखनी। उत्तर प्रदेश आप आलू में देख लीजिए, आलू का प्रोडक्शन अच्छे खासे लेवल पे होता है, व्हीट में अच्छे खासा लेवल प्रोडक्शन होता है, बट दाल में नहीं हो पा रहा है। सीजन तो खैरिफ क्रॉप है, पिजन पी और ग्रीन ग्राम, राबी में चिकपी, लेंटिल, समर क्रॉप से ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम। टॉप क्रॉप्स के बारे में बात करें तो चिकपी और पिजन पी है यहाँ पे। WTO एग्रीमेंट कर रहा है कि फिशरीज में सब्सिडीज जो है प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। WTO एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वर्ल्ड में फिशरीज जो है उनको लेकर के कुछ सब्सिडीज हैं, वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। द फर्स्ट वर्ड है बाइंडिंग, है एक तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है। जो हमारा SDG है वो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, SDG नंबर 14 जो प्रोटेक्ट करता है मेरी जो मरीन इकोसिस्टम है उनको, ठीक है, जो हार्मफुल फिशरीज जो सब्सिडीज हैं उनको एलिमिनेट करा जा सके, और हमें प्रोटेक्ट करना है अपने मराइन इकोसिस्टम को, इसलिए WTO ने एक एग्रीमेंट लेकर के आया है फिशरी सब्सिडीज के नाम से। इतना ही बस। इंडिया का अप्रोच कैसा है AI और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, आपने न्यूज़ में हमेशा सुना होगा कि AI आ जाएगा तो जॉब्स चली जाएंगी, ठीक है। तो रिलीज़ करा है किसने, नीति आयोग ने रिलीज़ करा है ये रिपोर्ट। ये रोड मैप के बारे में बात कर रहे हैं कि जॉब क्रिएशन इन द AI इकोनॉमी, क्योंकि AI आजकल आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में AI आगे बढ़ रहा है, तो जॉब्स जो है वो नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। जॉब्स कई सारी न्यूज़ में ऐसा आता है कि जॉब्स छिन जाएंगी, ठीक है। 3W का फ्रेमवर्क है यहाँ पे आप देख लीजिए। वर्कर और वर्कफोर्स के बारे में बात करें, इनमें चेंज तो करना ही पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। AI जब आ रहा है तो बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत लोगों की जो जॉब है वो डिस्प्लेस हो जाएंगी। 60% जो फॉर्मल जॉब्स है उनको ऑटोमेशन देखने को मिल सकता है 2030 तक। आज से 5 साल के बाद आपको जॉब्स में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है 60% तक, जो फॉर्मल जॉब सेटअप है उसमें। तो सोचो, सारी चीज़ों के AI ही कर रहा है, ठीक है, आजकल हर चीज़ में AI है। इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, तो भाई एक इंसेंटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इशू करे हैं इनकी गाइडलाइंस, चूँकि क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी रिसाइकलिंग की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो ये पार्ट है नेशनल क्रिटिकल मिशन, जो मिनरल मिशन है उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका भी टाइम पीरियड आप देखो, टाइम पीरियड इज 6 years। इंसेंटिवाइज करना चाहता है जो डेवलपमेंट है, रिसाइकलिंग जो कैपेसिटी है सेपरेट करने की, एक्सट्रैक्ट करने की, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, जो एलिजिबल वेस्ट जो होती हैं चीज़ें होती हैं, वेस्ट स्ट्रीम्स होते हैं इन द कंट्री, उनके बारे में बात करी जा रही है। फाइनेंशियल आउटलेज 1500 करोड़।
ये जो स्कीम है 27 क्रिटिकल मिनरल्स को कवर करती है। ये जो स्कीम है 27 क्रिटिकल मिनरल्स को कवर करती है, जिसमें इंक्लूड है जो एंटीमनी, कैडमियम और कोबाल्ट इसमें इंक्लूडेड यहाँ पे मिल रहे हैं। इंसेंटिव मैकेनिज्म, कैपेक्स सब्सिडी है, ऑपरेशनल सब्सिडी है, इंसेंटिव सीलिंग वगैरह के बारे में बात करी गई। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास कुछ यहाँ पे कोट करने लायक नहीं है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, हमेशा बताया मैंने आपको, सर्वेज हों, रूल्स हों, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो इसको इतना ज़्यादा पढ़ना है, इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना जितना ज़्यादा आप एक बिल को पढ़ लो, एक एक्ट को पढ़ लो। एक्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कंडक्ट करा रहा है? नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है हमारा, NSO जो है, अंडर मॉस्पी आता है, ठीक है, वो कंडक्ट करा रहे हैं इस सर्वे को। इंडस्ट्रीज को लेकर के एक सर्वे, दैट्स इट। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट करा गया है, RBI ने कॉन्स्टिट्यूट करा है। अब इसमें मेंबर्स जो है इसके कंपोज कौन करेंगे? तो हमारे RBI के गवर्नर होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, डेप्यूटी गवर्नर है और 1 RBI के ऑफिसर है जो इसे नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल बोर्ड। बस मीटिंग जो होगी इसकी ट्वाइस अ ईयर होगी, कोरम ऑफ 3 होगा, ठीक है, चेयरपर्सन, गवर्नर एंड 1 नॉमिनी जो होंगे इसमें। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये की बात करी जा रही है, काफ़ी मतलब हमेशा से चलती हुई न्यूज़ है ये। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आप ज़रूर पढ़ोगे कि इंटरनेशनलाइजेशन रुपये का होना चाहिए ताकि हम ट्रेड कर सकें, हमें हेल्प हो सके। तो कई नए मेजर्स जो RBI है वो लेकर के आ रही है ताकि वाइडर इंटरनेशनल यूज़ हो सके इंडियन नेशनल रुपये का। की में जो अनाउंस है ताकि लोन्स जो इंडियन रुपये को मिल सके, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको स्टैब्लिश कर सके एक ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट, और वाइडन कर सके जो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स है उनके लिए। मैंने आपको वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट्स पढ़ाया था, ठीक है, पहली बार आप देखना जाकर के सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन NBFC, कुछ खास नहीं। स्वामी फंड इंपॉर्टेंट है। ओम्बड्समैन स्कीम एक बार देख लें, ठीक है। ये ओम्बड्समैन को ऑफर मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑफर करे स्पीडी, कॉस्ट इफेक्टिव, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो भी कस्टमर्स हैं RBI रेगुलेटेड एंटिटीज़ के, ठीक है, जो भी RBI से रिलेटेड है। ये इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं हम लोग। कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जो RBI ने लिए हैं, कुछ की इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि यूनिफाइड लीडिंग इंटरफेस ULI, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और जो रिटेल सैंडबॉक्स है, पायरेट टोकनाइजेशन है। टोकनाइजेशन करने की बात हो रही है जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट CDs हैं उनके। बस ULI क्या है? जो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर क्रेडिट असेसमेंट बनाएगा, इंप्रूव करेगा जो भी क्रेडिट डिलीवरी है उनके लिए। ज़्यादा कुछ होता तो मैं डेफिनेटली बता दी। स्वामी ही फंड स्पेशल विंडो है, अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड है। इतना फुल फॉर्म समझो, स्पेशल विंडो, अफोर्डेबल, किसको टारगेट करेगा? जो मिड इनकम जो लोग हैं, जो मिडिल इनकम में आ रहे हैं। मिड इनकम हाउसिंग फंड है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, AIF है, ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी 2 में आते हैं, देख लेना, कैटेगरी 2 में आते हैं। एंजल्स पॉज, एंजल्स पॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जॉफ्री हिंटल जो है, जिनको 2024 में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, उन्होंने वार्न करा है कि AI जो है वो मॉडर्न एंगल्स पॉज को ट्रिगर कर सकता है। ठीक, एंगल्स पॉज क्या है? ये एंगल्स पॉज ये तो टर्म है कॉइन करा गया था रॉबर्ट एलन के थ्रू, इंस्पायर्ड फ्रेडरिक एंगल्स से ये इंस्पायर्ड थे 19th सेंचुरी में। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो पैराडॉक्स है उसके बारे में बात करते हैं कि रैपिड आउटपुट ग्रोथ है बट जो स्टेगनेंट जो वेजेस है ना वो स्टैग्नेंट ही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी बट जो स्टैग्नेंट रियल वेजेस है वो ऐसे ही है। AI ड्रिवन इकोनॉमी है तो कंसर्न हमारे लिए है क्योंकि अनइक्वल बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो सकता है ओवरऑल ग्रोथ को, ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको इंडर कर सकता है कहीं ना कहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, तो जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को बस आपको इतना देखना है कि कौन पब्लिश कर रहा है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ट्वाइस अ ईयर पब्लिश करते हैं, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर पब्लिश होती है ये रिपोर्ट। बस एनालाइज करती है वर्ल्ड की इकोनॉमी को, जो सारी चीज़ें हैं। एक काम करते हैं, इकोनॉमी वाले पढ़कर खत्म कर देते हैं और फिर साइंस से टक्के बचेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अप्रॉक्स 1 आवर तक हो जाएगा, इसीलिए ठीक है कोशिश करते हैं कि यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद साइंस से टेक सिक्योरिटी बचा है, कुछ MCQs बचे हैं वो कर लेंगे प्रैक्टिस तो सही हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वो भी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही पब्लिश करता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही पब्लिश करता है। PM सेतु इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI को अपग्रेड करने की बात हो रही है, ठीक है, स्किलिंग की बात हो रही है, PM जो स्किल्स को डेवलप करने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के स्किल दिया जाए ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, हब्स वगैरह बनाए जाएंगे। एम है इसका 1000 ITIs को मॉडर्नाइज करना।
जो इंडस्ट्री अलाइन करना, उनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बात आपको याद रखनी है। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो कुछ पैसा सेंटर देगा, कुछ पैसा जो स्टेट में लगाया जाएगा वो स्टेट देगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, SPV है। वी राइज इनिशिएटिव, जो वी राइज इनिशिएटिव है, ये इसका फुल फॉर्म समझो, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइज इनिशिएटिव। इसको लॉन्च करा गया है रिसेंटली, नीति आयोग ने लॉन्च करा है बस इसको। ये डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन द अंडमान बेसिन, रिसेंटली डिस्कवरी हो गई है नेचुरल गैस की अंडमान बेसिन में, ठीक है, बस अंडमान में हुए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया को सपोर्ट मिलेगा जो गैस बेस्ड इकोनॉमी 2030 तक जो टारगेट है इनका, कि नेचुरल गैस का जो शेयर हमें 15% तक एनर्जी मिक्स में बढ़ाना है। दैट्स इट। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से वो रिलीज करती है, जो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना है जो परफॉर्मेंस है, जो रिफॉर्म्स है जो इंडिया के माइनिंग सेक्टर में उसमें। तो कुछ स्टेट्स के बारे में यहाँ पे दिए गए, कुछ ABC कैटेगरी में आते हैं। तो कैटेगरी A में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, B में गोवा, उत्तर प्रदेश, असम। तो उत्तर प्रदेश कैटेगरी B में आ रहा है, और फिर कैटेगरी C में पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा, पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा। मेजर और माइनर मिनरल्स के बारे में बात हुई, तो आपको एक एक्ट यहाँ पे देखना है 1957 का MMDR एक्ट, ठीक है, क्लासिफाई करता है कि मेजर और माइनर मिनरल्स कौन कौन से होंगे। बस मेजर मिनरल्स की बात करें तो फ्यूल मिनरल्स, ठीक है, मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिससे कोई इकोनॉमी जो है बूस्ट करती है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेजर मिनरल्स। फ्यूल मिनरल जैसे कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सारे मिनरल्स, इसमें मेटालिक, नॉन मेटालिक, एटॉमिक मिनरल्स भी आते हैं। माइनर मिनरल्स ये कंप्राइज करते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, मार्बल, शेल, स्लेट, ये सारी चीज़ें। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मिड-टेक वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो इकोनॉमी करंट अफेयर्स है, सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिटी, फिर हमने पढ़ा IR इकोनॉमी, मेजर पोर्शन था कंप्लीट हो चुका है। साइंस एंड टेक अब एक और मेजर पोर्शन बचा है, साइंस एंड टेक। नेक्स्ट वीडियो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने था इस तरीके के अपडेट्स के लिए। स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, M लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए, एंड ज्योग्राफी में अपने नोट्स आपको पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की, ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ सकें। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।